जय हिंद बच्चों, प्यारे द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण। 5th चैप्टर तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आज से स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर रेखाएं एवं कोण। अब रेखाएं एवं कोण एक सब आप जैसे कि जानते ही हैं कि हम कोई एक्सरसाइज अगर स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसकी बेसिक जानकारी हमारे पास होना चाहिए। एक ढंग से कह सकते हैं उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन की, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमको जानना है। और अगर उसको हम जान लेते हैं तो पहली चीज़ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो आप जानते होंगे, क्लास 7th 8th में पढ़ के आए हैं। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं आज जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, जैसा कि नाम इसका क्या दिया है, रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेखाएं मतलब रेखा क्या है। पहला पॉइंट यही होता है कि भाई साहब हमारा रेखा क्या है, मतलब लाइन। बात समझ में आई कि ये लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है। तो जैसे मैं एक ऐसे ड्रॉ कर दिया तो मैं इसको कहूंगा कि यह एक रेखा है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, मान लेते हैं रेखा है, लेकिन ये काहे बना रहे हैं। ये जो आपने तीर जैसे होती है ना, तीर का आगे पार्ट का देखिए ऐसे ही बना रहता है। तो आप सर ऐसा काहे बना रहे हैं, क्या ऐसे काम नहीं चल सकता कि एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, उसको हम लाइन बोल दें ना, गलत। रेखा क्या होती है, जैसे मैंने ये खींचा, इसका पॉइंट का नाम भी अगर मैं दे दूं ए और ये बी, तब मैं दोनों तरफ ये एरो होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। अब ये जो एरो है ये कहती क्या है, ये कहती है बच्चा कि इस AB को हम आगे इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो रेखाएं होती हैं उसको आगे और पीछे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस समझा रहा हूं। जो पॉइंट आपको लगे कि ये पॉइंट नोट करने वाला है उसको आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो जो रेखा होती है उसका आगे और पीछे की तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगर दूसरी लैंग्वेज में ये बोलूं तो जो रेखा होती है उसका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और ना तो कोई अंतिम बिंदु। क्योंकि अब इसको देखिए, मैं इस तरफ बढ़ा दूंगा, अभी देखिए, अभी अगर यहां पर बात किया जाए तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु और ये इसका अंतिम बिंदु। लेकिन अगर इसी को मैं बढ़ा के थोड़ा और बड़ा कर दूं, लो इतना पर कर दिया, तो अब ये A हो गया, ये B हो गया। तो अभी अंतिम बिंदु यहां था, अब अंतिम बिंदु यहां पहुंच गया। बात समझ में आ रही है। तो जो रेखा है उसका कोई भी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं होता है, पहली शर्त। दूसरी चीज, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। थिकनेस का मतलब मोटाई नहीं होती है। ये लाइन है, इसकी कोई भी मोटाई नहीं होती है। ये भी बेसिक जानकारी आप रखिएगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए, मैं अगर AB लिखूं, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो जैसे ये AB रेखा को मुझे प्रदर्शित करना है तो मैं AB और दोनों तरफ ऐसे एरो बना दूंगा। तो ये कहेगी कि जो ये AB रेखा है मतलब लाइन है। समझ में आ गया ना। तो ये पहला हम समझिए रेखा क्या होती है। दूसरा पॉइंट हमको समझना है रेखाखंड। क्या समझना है, रेखाखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन जो सेगमेंट, नाम से ही लग रहा है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड, रेखा का एक खंड। मतलब जो रेखाखंड होता है वो रेखा का ही एक खंड होता है। मैं वो रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, वहां मत जाइएगा, मैं इस रेखा की बात कर रहा हूं। तो रेखा का एक खंड का मतलब होगा ये पूरी रेखा है, इस रेखा में से इतना पार्ट हम लेकर अलग कर लेते हैं। तो ये मैं ऐसे बना सकता हूं इस पार्ट को। तो अगर यहां पर CD है, इसको काट के मैंने अलग कर लिया, तो ये मैं C और ये मैं D कर दूंगा। तो ये क्या कहलाएगी, हमारा रेखा खंड। बात समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं रेखा खंड। तो जो रेखा खंड होता है वह रेखा का ही एक भाग होता है। और इसकी देखिए लंबाई
फिक्स नहीं है क्योंकि इसको बढ़ाया जा सकता है, बट इसको मैं काट के अलग किया हूं। एक पार्ट से मैंने क्या कर दिया, काट के अलग कर दिया। जैसे ये बोर्ड है, अब मुझे पता है कि इस बोर्ड में अनंत है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में बहुत सारा पानी है, उसका कोई अंत नहीं है, बट अगर मैं एक बाल्टी वहां से पानी निकाल लूंगा, उस एक बाल्टी में जितना पानी आएगा उसको तो मैं माप सकता हूं ना। उसको तो मैं नहीं कह सकता भैया कि ये मेरे बाल्टी में पानी अनंत है। क्यों अनंत है? मैं समुद्र से निकाल दूं, गधा कहीं का। समुद्र से निकाले तो क्या मतलब हुआ, बाल्टी को तो हम माप तो सकते ही हैं। तो वैसे ये है, अगर इस बोर्ड को मैं इतना पार्ट काट के अलग कर दूं तो इसको तो हम मेजर कर सकते हैं ना। तो सेम वैसे ही चीज, रेखा को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इतना लंबाई क्लियर नहीं होती है। अगर हम मान लें कि रेखा AB है 2 सेंटीमीटर तो सही है, बट उसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, बट रेखाखंड को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। इसकी जो डिस्टेंस होती है, अंत बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, ये फिक्स होते हैं। मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, 2 चीज समझे। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसको प्रदर्शित हम जैसे इसको CD लिखे तो ये CD और इसके ऊपर सिर्फ एक ऐसे लाइन हम ड्रा कर देंगे। बात समझ में? तो इसको हम बोलेंगे CD। ठीक है, अगले पॉइंट को हम समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा है किरण। क्या है? किरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। समझ में आया? किरण क्या होती है? अब देखिए, लाइन को दोनों तरफ बढ़ाया घटाया जा सकता है, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है। लेकिन जो किरण होती है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। फर्क क्या है? इसका एक बिंदु तो फिक्स होगा और दूसरा बिंदु फिक्स नहीं होगा। इस तरह, मतलब ये मैंने फिक्स कर दिया है कि मतलब यहां पे मैंने E कर दूं तो E पॉइंट मेरा फिक्स है। E से मैं इधर नहीं जा सकता हूं, E से मैं इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता हूं, बट E को मैं ये अगर F कर दूं तो F को मैं और खींच के यहां तक ले जा सकता हूं, लेकिन इधर मैं खींच नहीं सकता। तो जो किरण होती है उसका प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है, बट अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होता। या ऐसे कहो कि एक बिंदु तो इसका फिक्स होता है लेकिन दूसरा बिंदु इसका फिक्स नहीं हो सकता। मैं किरण को ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे कर दिया। तो बात समझ में आई? अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो देखिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम करते हैं EF और इसके ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं। मतलब एरो बनाएंगे और एक तरफ हम तीर, जैसे तीर का निशान नहीं होता, तो ऐसे कर देंगे। बात समझ में आ गया? चलिए, अब एक क्वेश्चन आप व्यवहारिक है, पूछा जा सकता है ऐसे कि जैसे हम दे दें AB के ऊपर ये, फिर AB ही लिखाऊं और मैं इसको ऐसे बना दूं, फिर मैं AB ही लिखूं और मैं ऐसे बना दूं, और मैं तुमसे पूछ लूं कि इसमें किरण कौन सी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही आंसर देंगे कि इन 3 ऑप्शन में इसको मैं पहला मान लूं और इसको दूसरा मान लूं और इसको तीसरा मान लूं, और इन तीनों ऑप्शन में किरण कौन सी है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बच्चा है जो इसका आंसर गलत देगा। सब लोग बताएंगे कि किरण कौन सा है, इसका आंसर तो होगा, क्योंकि किरण को हम प्रदर्शित, देखो यहां पर मैंने बताया है, किरण को हम प्रदर्शित ऐसे करते हैं और किरण को इस प्रकार से। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आप दिमाग में अपने रखिएगा। अब रेखाओं के बारे में एक बेसिक समझ हमारे बीच हो गई है, बात कर ली है उस पर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कोण के बारे में। लिखवाऊंगा नहीं, बोलूंगा, जो आपको नोट करने वाली चीज रहेगी उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कोण क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, अब देखिए कोण क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। कोण, इसको एंगल बोलते हैं। अब देखिए कोण क्या होता है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से आप किसी भी 2 दिशाओं में, किसी भी 2 दिशाओं में आप एक किरण खींच दीजिए, रेखाखंड खींच दीजिए या लाइन खींच दीजिए। लाइन तो खींचेंगे नहीं क्योंकि इधर तो जा नहीं पाएगा, तो एक किरण खींच दीजिए आप। हम नॉर्मली क्या करते हैं, रेखा ही रेखा बोलते रहते हैं कि एक बिंदु लो, इधर रेखा खींच दो, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो। कभी किसी को नहीं देखोगे कि यहां पर लो और एक किरण खींच दो। गलत बोलते हैं, बोलचाल की भाषा हम बोलते हैं, लेकिन अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि
जो एक तरफ बढ़ाई जा सकती है उसको हम किरण बोलते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट लो, उस वहां से किसी भी दो दिशाओं में आप क्या कर दीजिए, किरण खींच दीजिए। तो खींच दिया, इनके बीच जो बेटा यहां पर कुछ ये बन रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं कोण। अब ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 65 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पूरा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ये वाला। अभी मैं इसकी बात करूंगा। तो इनके बीच में जो बनता है एंगल, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको कोण बोलते हैं। अब यहां पर देखिए दो प्रकार के कोण आ जाते हैं। ये तो हो गया अंतःकोण। क्या हो गया, अंतःकोण। इंग्लिश में इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और यहां पर देखिए दो कोण बना, एक तो यहां पर बना इस तरफ, और एक तो ये भी तो बन रहा है, ये देखो ना यहां। तो इसको अंतःकोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल होता है और ये एक्सटीरियर एंगल होता है। और इसी एक्सटीरियर एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा प्रतिवर्ती। रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती कोण। अभी इसकी बात हम लोग करेंगे कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो यहां पर केवल आप इतना समझिए अभी कि कोण किसी भी एक बिंदु पॉइंट ले लीजिए, वहां से किसी भी दो दिशाओं में रे खींच दीजिए, किरण खींच दीजिए, तो उनके यहां पर जो बनेगा वो एंगल कहलाएगा। तो यहां पर दो प्रकार के एंगल बनते हैं, अंदर वाला पार्ट अंतःकोण कहलाएगा, बाहर वाला पार्ट बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। जो ये बाह्य वाला कोण होता है इसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल की बात मैं अभी करूंगा। बात समझ में? थोड़ा सा अगर यहां पर दिमाग लगाया जाए, मान लेते हैं कि इतना तो हम जानते हैं कि पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है, जो एक सर्किल बनाता है, ये कितने डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का। ये जो कंप्लीट एंगल होता है पूरा पूर्ण कोण, वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का होता है भाई। अब ये 360 डिग्री का होता है। अब मैं मान लूं कि ये जो ये वाला एंगल है, इतना एंगल अंतःकोण। अब मुझे क्वेश्चन दे देता है कि अंतः कोण है आपका 50 डिग्री, तो आप बाह्य कोण बताओ, बाह्य कोण बताइए कितना होगा। अंतःकोण का मान दे दिया, यहां का मान दे दिया है 50 डिग्री, और बाह्य कोण का मान हमको बताना है। तो बहुत सिंपल। क्यों? हमको इतना पता है कि यह पूरा होता है 360 का। पूरा कितने का होता है, 360 का। 360 में से केवल 50 दिया, तो 360 माइनस 50 कर दीजिए, 310 हो जाएगा। और यही 310 क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहां से हम एक फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसा कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 360 डिग्री के। कि अंतःकोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण को अगर मिला दिया जाए तो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो हो गया। अब यहां पर अंतःकोण का मान 50 डिग्री दे दिया है, तो बाह्य कोण का मान हमको निकालना है। तो बाह्य कोण का मान निकाल लीजिए, बराबर 360। अब देखिए बाह्य कोण का मान निकालना है, तो 50 को उस तरफ लेके जाइए, तो कितना हो जाएगा, 360 और माइनस 50 उधर जाएगा, तो ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए 360 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 310 डिग्री। ये आपका आ गया क्या, बाह्य कोण। बात समझ में आ गई? ये छोटा सा कोण है। अभी आपको काफी सारे कोण पढ़ना है, तो आपको दिमाग में रहेगा कि अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। कि अगर अंतःकोण और बाह्य कोण से कहीं रिलेशन आता है तो आप उस प्रकार से याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। अब कोण, स्पेशली जो कोणों का प्रकार पढ़ना है, अब पढ़ने हम चल रहे हैं। अगर हम अब पढ़ेंगे कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में पहला जो कोण हमको पढ़ना है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। बात समझ में आई? एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अब देखिए न्यून कोण होता क्या है, यहां पे समझिए, थोड़ा सा हटा देता हूं, जगह बना लो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे बात किया जाए। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट।
चलिए देखिए बात करता हूं। अगर मैं यहां पर कोई एंगल बनाऊं, ऐसे बना लूं, अब मानता हूं कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये एंगल मैं मान लेता हूं कि 90 डिग्री का है, लग रहा है बट एग्जैक्ट है कि नहीं है क्योंकि नाप के नहीं बना है, बट रूपरेखा 90 की तरह है। तो मान लेते हैं भाई साहब कि ये जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री का है। तो देखिए ये लाइन अगर इस लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब जो इसको O मानूं, इसको A मानूं और इसको B मानूं, तो ये जो लाइन है अगर इस लाइन के ऊपर आ जाए कि मतलब जो AOA है इसके ऊपर भी B भी आ जाए, यहीं पर B भी आ जाए, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे सर कहाँ एंगल कहाँ बन रहा है? क्योंकि एंगल तो तब बनता है ना कि जब दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो बीच में। जैसे मैंने ये बोला था ये पॉइंट लो यहां से ऐसे से, तो ये तो बन ही नहीं रहा है सर, ये लाइन इसके ऊपर चली जा रही है, ये लाइन ऐसे चली जा रही है, तब यहां पर कोई एंगल नहीं बनेगा, तब उसको बनेगा 0 डिग्री। शून्य कोण उसको हम नहीं शामिल किए हैं, बट आप समझ लीजिए शून्य कोण की कंडीशन इस प्रकार से होती है। अब क्या है कि ये लाइन को मैंने कहा चल भैया तुम्हारा काम बहुत हो गया, यहां कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है, मैंने तुमको इसलिए जनरेट किया, इसलिए बनाया कि तुम कुछ एंगल बनाओ, तुम तो आके यहां पे लिपट गए भाई साहब से, ठंडी वैसे भी है। अब तो क्या हुआगा, जब इसको मैं थोड़ा डाटा तो ये थोड़ा सा ऊपर उठने लगी, क्या होने लगी, थोड़ा सा ऊपर उठने लगी। तो मान लेते हैं कि भाई साहब ये यहां पर थे OA, अब भाई साहब ये उठकर यहां पर पहुंच गया, तो ये कंडीशन यहां पर तब एंगल बनेगा। मैंने बोला ठीक है ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं हम 30 डिग्री का एंगल बना, तो ये 30 डिग्री का जो एंगल होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 30 डिग्री वाला ही न्यून कोण कहलाएगा, सीधे सीधे ये मतलब है कि यहां पर 0 डिग्री बन रहा था और यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जितने भी कोण आएंगे वो सब कैसे कोण कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। तो 0 और 90 के बीच में आपका 30 भी आता है, 40 भी आता है, 45 भी आता है, 2 डिग्री भी आता है, 89 डिग्री भी आता है। तो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो 0 को भी आपको छोड़ना पड़ेगा और 90 को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तो कहलाएगा वो कैसा कोण होता है, न्यून कोण। तो इसको मैं अगर सिंपल सी एक लाइन में लिख दूं, 0 और 90 डिग्री के बीच, मतलब इन दोनों के बीच जो भी एंगल बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, न्यून कोण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा जरूर कि समझ में आया कि बस ऐसे ही रहा। न्यून कोण। दूसरा जो कोण हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब देखिए राइट एंगल क्या होता है रियल में, हम यहां 0 से यहां पर, फिर मैंने इसको थोड़ा सा डाटा तो थोड़ा सा ये और ऊपर गया, फिर मैंने डाटा तो एक टाइम ऐसा आया कि ये यहां पर पूरा स्ट्रेट बन गया। तो ये डिग्री कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो बस सिंपल से याद रखिएगा, अगर कोई भी कहीं भी 90 डिग्री आपको बना मिल जाए तो उस 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। जैसे यहां पर 0 डिग्री बना तो उसको मैंने शून्य कोण बोला बट लिखा नहीं, वैसे ही अगर ये 90 डिग्री बनता है तो उसको हम बोलते हैं समकोण। बात समझ में आ गया। तो 90 डिग्री का जहां भी कोण मिलेगा वो कैसा कहलाएगा, समकोण। अगले पॉइंट की बात करते हैं। न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। थर्ड होता है अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण, और इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, एंगल से कर लीजिएगा, बहुत सारे कोण है, एक कोण तो होता नहीं है। अधिक कोण क्या होगा, अब ये लाइन यहां OA और OB थी, मैंने डाटा ये कंडीशन बनाया, फिर डाटा ये कंडीशन बनाया, फिर थोड़ा सा डाटा, तो भाई साहब थोड़ा और झुक गए, तो कुछ ऐसी कंडीशन बन सकती है। देखिए ध्यान से, ऐसे, तो ये O है, ये A है और ये B, ये कंडीशन बनी। तो देखिए यहां पर क्या है, ये यहां पर कंडीशन बनी और कहां तक जाएगी, ये पूरा स्ट्रेट यहां तक आएगी। डांटता जाओगे, ये गिरती जाएगी गिरती जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पूरा इसके
OA के पैरेलल, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी से, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो देखिए जो अधिक कोण की कंडीशन होगी, एक सेकंड में तारी में लिपट गया। अब देखिए जो अधिक कोण की कंडीशन बन जाएगी वो देखिए कैसे हो जाएगी कि अब इसमें ध्यान से समझिएगा कि 90 से ज्यादा बन रहा है। ये जो अधिक कोण होगा वो 90 से ज्यादा होगा, और आप अच्छे से जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ये वाली, वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 और 180, देखिए यहां पर 90 था, अगर ये लाइन यहां पर आ जाए तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 180 के बीच, देखिए यहां पर 0 था, यहां पर 90, यहां पर 80, 180। तो 90 और 180 के बीच ध्यान रखना, 90 और 180 के बीच के कोण को, मतलब इस लिख दूं तो 90 से 180 के बीच, 90 180 के बीच, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जितने भी कोण बनते हैं उसको हम कौन सा कोण बोलेंगे? अधिक कोण। अब इन दोनों के बीच जो भी बनते हैं, 91 भी बनता है और 179 भी बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 93 डिग्री किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण है, तो आप कहेंगे अधिक कोण है। और अगर आपसे ये भी कोई पूछ ले कि 178 कितने डिग्री का कोण है, तो भी वो कैसा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। अब देखिए इसके बाद स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो 180 डिग्री का कोण बनता है उसको हम बोलते हैं ऋजु रेखीय कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो जो अगला कोण होता है हमारा उसको बोलते हैं ऋजु रेखीय कोण, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आई? तो इसी को मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल रियल में कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल, ऋजु रेखीय कोण। बात समझ में आ गया? ये 4 एंगल। अब जो 5वां एंगल, अभी मैंने आपको एक एंगल बताया था प्रतिवर्ती कोण, अब जो बात करूंगा मैं उसी एंगल की बात करूंगा। अगला जो पॉइंट है आपका 5वां कोण है उसको बोलूंगा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। बात समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ध्यान समझिएगा प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। अब जैसे ही ये नीचे आएगा तो प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम वाला होगा। 180 से ज्यादा, यहां पर जो समझना है वो यही है कि जो प्रतिवर्ती कोण होगा ये इसके इधर, मतलब 181 से 180 और 360 के बीच जितने भी कोण बनते हैं वो कैसे कोण कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण। तो यहां पर ये वाला पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, 180 और 360 के बीच। बात समझ में आ गया? कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 360 डिग्री का अगर कोण बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। क्योंकि 360, यहां पर एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि ये लाइन जिसको मैं डांट के यहां से उठाया, यहां पहुंचाया, फिर यहां ले आया, फिर होते 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 वही होता है ना कि किसी को यार इतना भी मत डरा दो कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। मैं इस लाइन को इतना ज्यादा डांट दिया कि यहां से ये उठी थी और पुनः जाकर इसी पे पहुंच गई। ठीक है, वही चीज कहा गया कि किसी को इतना मत डराओ, किसी को इतना मत डांटो कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। तो याद रखिएगा पॉइंट। तो यहां से होते होते पुनः इस स्थिति पे आ जाएगी तो वो कहलाएगी 360 डिग्री। तो मतलब यहां 0, यहां 90, 180, फिर ये वापस पुनः यहां पर पहुंचेगी तो यहां पर पुनः 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों बनेगा। बात समझ में आ गई? अगर पहली बनेगी तो 0 और यहां पर मुड़ के आएगी तो 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल। तो देखिए यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा, फिर यहां बनेगा। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये आप दिमाग में रखिएगा। ये प्रकार से थोड़े से अभी कोड है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ और एंगल से उसके बारे में बात करता हूं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। चलिए बच्चों, अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ और एंगल बचे हुए हैं जिनकी बात कर लेते हैं। जो अगला आपको पढ़ना है उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। पूरक, या कहीं कहीं पर आपको कोटि पूरक भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कोटि
पूरक कोण। बात समझ में आई? कहीं कहीं पे आपको कोटि पूरक कोण भी मिल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए पूरक कोण क्या होता है, दो इसमें होते हैं, एक होता है पूरक कोण और एक होता है आपका समपूरक कोण। तो पूरक जो होता है उसी को हम कोटि पूरक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो पूरक कोण होता है वो रियल में होता क्या है, ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। क्या होता है, इसमें ऐसे दो कोण होते हैं, जैसे इसमें जो पूरक और कोटि पूरक की बात होगी, हमेशा इसमें दो दो एंगल होंगे, एक एंगल का काम नहीं चलेगा, दो दो एंगल का होगा। और दोनों एंगल का अगर हम योग कर दें, प्लस कर दें, जोड़ दें, तो उनका मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। तो अगर मैं जैसे ये बोलूं कि कोई एंगल ए है और कोई एंगल बी है, इन दोनों का योगफल अनिवार्य है 90 होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, कोटि पूरक कोण है। जैसे 70 दे, एक एंगल 70 दे दे और दूसरा एंगल 20 दे दे, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 आएगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। तो मैं कह सकता हूं 70 और 20 एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर मैं ऐसे बोल दूं 30 डिग्री और 60 डिग्री तो भी 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोटि पूरक कोण है। बट अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक 70 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, तो क्या ये दोनों 90 होंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 90 नहीं होंगे, ये तो 100 हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसको कोटि पूरक कोण नहीं बोलेंगे। अब देखिए कोटि पूरक निकाला कैसे जाता है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब एक एंगल 50 डिग्री है, मैं देखो प्रश्न सुनो, दो कोटि पूरक कोणों में एक कोटि पूरक कोण का मान 50 डिग्री है, तो दूसरे कोटि पूरक कोण का मान बताइए। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि एक कोटि पूरक का मान दे और दूसरे कोटि पूरक का मान पूछे, तो कोटि पूरक होता है 90 डिग्री का, 90 में से पहले वाले को आप माइनस कर दीजिए। तो पहला 50 दिया है, तो 90 में से आप 50 को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो दूसरा कोटि पूरक कोण मिल जाएगा। बात समझ में आने? तो ये सिंपल सा है पूरक या कोटि पूरक कोण। अगला इसी से मिलता जुलता है, जिसको बोलते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, दो कोणी की बात होगा, चाहे कोटि पूरक की होगा चाहे समपूरक की होगा, दोनों का मान डिपेंड करता है, इस पे 90 होना चाहिए। और ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए, 180 हो जाए। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का मान अगर 180 डिग्री हो जाए, तो अगर एंगल ए और एंगल बी का मान 180 डिग्री हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे समपूरक कोण। जैसे एक मान 100 हो जाए और दूसरे का मान 80 हो जाए, तो इनको ऐड करने पर 180 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 100 और 80 कैसे कोण हैं, समपूरक कोण हैं। ऐसे भी हो सकता है 90 प्लस 90 भी हो सकता है। ठीक है, 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये दोनों कैसे हैं, समपूरक कोण। अब इसमें भी अगर एक का मान दे दे, दूसरे का मान पूछ सकता है, ऐसे कि दो समपूरक कोणों में एक समपूरक कोण का मान 120 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान बताइए। तो सेम वही चीज, यहां 90 में से माइनस कर रहे थे और यहां पर 180 में से माइनस कर रहे थे। बस आपको सुनना क्या है, समपूरक क्या कोटि पूरक। तो समपूरक है तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, 60 डिग्री आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, इतना पॉइंट की बात हो गई। इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो आपको एंगल थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल होता क्या है, आसन्न कोण होते क्या है। मतलब ये देखिए पॉइंट है,
ये किरण मैं खींच दूं, ये किरण मैं खींच दूं और ये किरण मैं खींच दूं, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने कोण बनने हैं, अंतः कोण कितने बनने हैं। इस तरफ का कोण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इनमें बात कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर यहां पर दो कोण बनने, एक यहां पर बनना है, एक यहां पर बनना है। नेमिंग कर दो तो इसको O मान सकता हूं, इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो। तो यहां पर दो कोण बन रहा है, एक कोण अगर इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो आप कहेंगे सर यहां पे दो कोण बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के आसन्न कोण है। क्यों? बात होती है कि अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो क्यों है भाई साहब, तो सुनिए क्यों है। इसलिए है कि एंगल ए को बनाने के लिए भी OB की जरूरत पड़ रही है, और रेखा किरण OB की जरूरत पड़ रही है, और एंगल 2 को बनाने के लिए भी किरण OB की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे दो कोण जो किसी एक भुजा से मिलकर बनते हैं, मतलब दोनों कोणों में जब कोई एक भुजा कॉमन हो, क्योंकि देखो इस एंगल को बनाने के लिए देखिए एंगल COB को बनाने के लिए भी देखिए OB की जरूरत है, और एंगल BOC को बनाने के लिए भी देखिए OB की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन पे जहां पर एक भुजा कॉमन हो या एक किरण कॉमन हो, उन कोणों को जो बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आई? तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद एक और आपको पढ़ना है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो अगला देखिए, इससे थ्योरम भी है, तो चलिए इसको मैं यहां नहीं समझा रहा हूं। अभी मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ाऊंगा, पहला थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे करेंगे। तो जब मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो आज इतना ही, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, ठीक है। अब जो भी बातें होगी इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग किया जाएगा। और आप बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी लग रही, कितनी चीजें इसमें जो भी बताया गया है कितना समझ में आया है कि नहीं। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, जो बाकी बातें होंगी कल होंगी। थैंक यू।